8वीं कक्षा में आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। कल हमने चतुर्भुजों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ ली थी, बहुभुज भी उसमें आया था। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में 3.1 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, यहाँ पे देखो इसको क्या हुआ। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है, मैं आकृतियाँ यहाँ पे बना रहा हूँ। पहला जो सवाल है उसमें इस तरह से आकृतियाँ बनी हुई है, आप ध्यान से समझें इनको। ये आकृति है पहली, दूसरी हमारे पास ये, तीसरी इस तरह से, चौथी इस तरह से, पांचवी इस तरह से है, छठी इस तरह से है, सातवीं यहाँ पे इस तरह से है, और आठवीं यहाँ पे बना देते हैं। ये इसको हम पहला नंबर देते हैं, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा, सातवां, आठवां। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुने। सबसे पहला है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इनका वर्गीकरण आपको बताना है। ये इस आकृति का क्या नाम है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले 1 नंबर पे साधारण वक्र, साधारण वक्र। साधारण वक्र किसे कहते हैं? तो साधारण वक्र के बारे में इधर समझिए। जैसे एक बिंदु है, आप लोग पेंसिल को बिना उठाए इस तरह से कोई भी आकृति बनाकर वापस उसी बिंदु पर वापस आ जाते हो, तो उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इस बिंदु को इस तरह से आप सीधा भी घुमा सकते हो, रेखाखंड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? साधारण वक्र। और इसमें यदि यहाँ से मान लो यहाँ से स्टार्ट किया आपने, इस तरह से किया, इस तरह से किया, इस तरह से, तो भी ये साधारण वक्र है। अब यहाँ पे साधारण वक्र आपको बताना है इनमें से। तो पहला देखो साधारण है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ गया है, तो 1 नंबर हो जाएगा, कोमा। दूसरा भी साधारण वक्र है, कोमा। तीसरा यहाँ पे देखो साधारण नहीं है, यहाँ से इसने इस तरह से घुमाया, फिर दूसरा राउंड यहाँ पे पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये साधारण नहीं है, तीसरा नहीं है। उसके बाद चौथा देखो, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इधर आ गया, बंद हो गया है, अब ये यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये भी साधारण नहीं है। ये साधारण जरूर हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से आके इस तरह से वापस यहाँ आ गया, तो यहाँ पे ये 5वां नंबर है, तो 5वां भी साधारण है। इसी तरह से छठा भी है और 7वां भी है। ये हो गया साधारण वक्र। 2 नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, यदि ये बंद हो जाते हैं तो ये साधारण बंद वक्र कहलाएंगे। जो बंदी है सारे, पहला, दूसरा, उसके बाद में जो वक्र थे उनमें देखना है बंद है कौन से। पहला भी है, दूसरा भी बंद है, 5वां भी है, छठा भी है, 7वां, सब बंद है। तो यहाँ पे ये का ये आ जाएगा, पहला, दूसरा, 5वां, छठा और 7वां। उसके बाद तीसरा इसमें जो सवाल पूछा जा रहा है, तीसरे सवाल को देखिए। तीसरा है बहुभुज। यहां देख लीजिए, बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज मैंने आपको बताया, 3 या 3 भुजाओं से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। उसमें रेखाखंड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें देखते हैं। देखो इसमें रेखाखंड दिख रहा है आपको, ये सारे रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है। तो 1 नंबर वाला आ जाएगा एक। तो
दूसरा भी हमारे पास बहुभुज ही है, रेखाखंडों से बना है। उसके बाद में यहाँ देखो चौथा भी एक है हमारे पास, रेखाखंडों से बना है, तो ये भी बहुभुज हो जाएगा। इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा होगा। उसके बाद में चौथा सवाल इसमें पूछा है उत्तल बहुभुज। उत्तल और अवतल के बारे में मैंने आपको लिखाया था परिभाषा में। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज की परिभाषा सुनिए। वह बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण, उत्तल में तो सभी कोण, प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री से कम के हो, उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। जबकि अवतल बहुभुज में क्या होता है, उसमें कम से कम एक कोण, यानी कि उसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक का आता है, 180 डिग्री से अधिक का आता है, तो उसको हम अवतल बहुभुज कहेंगे। तो यहाँ पे आपसे उत्तल बहुभुज ही पूछा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका ये कोण 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये कोण 180 से अधिक का है, इसलिए तो अवतल में जाएगा। जबकि उत्तल में ये आ जाएगा, देखो इसके सभी कोण 180 डिग्री से कम है, तो इसमें केवल ये दूसरा आएगा, दूसरा। बाकी तीसरा बहुभुज है नहीं, क्योंकि इसमें रेखाखंड है ही नहीं, ये भी बहुभुज नहीं है। इस तरह से ये हमारे उत्तल बहुभुज आ गए। उसके बाद में अंत में है अवतल बहुभुज। यहाँ देख लीजिए पांचवा अवतल बहुभुज, पहला है ही, इसमें ये कोण 180 से अधिक आ गया, तो ये पहला है। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल देखिए अब क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण देखो आपको कैसे खींचनी है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि विकर्ण खींचिए इनमें। तो सबसे पहले आपको दूसरे सवाल में ये बताना है कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है। दूसरा है विकर्णों की संख्या। सवाल में शॉर्ट में लिखा दिया मैंने। एक नंबर में इसमें उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज की यहाँ पे कोई भी आकृति में आपको बना के बता देता हूँ। इस तरह से ये उत्तल है, ए बी सी डी इसके 4 शीर्ष हैं। अब हमें क्या करना है, विकर्ण कैसे खींची जाती है, किसी भी शीर्ष से, जैसे इस ए शीर्ष से ले रहे हैं, इसके आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्ष ये और ये हुआ, इनको छोड़कर अन्य शीर्ष से मिलाना विकर्ण कहलाती है। जैसे इसको सी से मिलाएंगे, अब इस शीर्ष से हम लोग इसको तो छोड़ देंगे, बाकी डी बच्चा इसे मिला देंगे। इस तरह से यह एक उत्तल चतुर्भुज था। इसमें विकर्णों की संख्या हमारे पास 2 आई है। तो उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या यहाँ पे लिखोगे, उत्तर विकर्णों की संख्या बराबर होती है 2। इसी तरह से दूसरा हमारे पास आता है एक समषट्भुज। समषट्भुज, एक समषट्भुज, इसमें विकर्णों की संख्या फिर इसी तरह से निकालेंगे तो 9 होगी। संख्या 9। अब यहाँ पे एक तीसरा अच्छा सवाल पूछा है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती नहीं है, 0 लिख दीजिए इसमें। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या नहीं होती है। जैसे कहते कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इस शीर्ष से हम विकर्ण खींचने का प्रयास करते हैं मान लो, तो इसके 2 ही आसन बचे हैं, आसन शीर्ष, इनसे मिलाना नहीं है, तो बाकी कोई आसन शीर्ष बचा नहीं है, तो इसके विकर्णों की संख्या 0 हो जाएगी। उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल देखो यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 का, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर बता रहा हूँ सीधा इसे, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री, योगफल बराबर 360 डिग्री होता है, या 4 समकोण लिख सकते हो। यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो
तो क्या यह गुण लागू होगा? अब आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि वो चतुर्भुज उत्तल न होकर अवतल चतुर्भुज हो तो भी क्या यह नियम लागू होगा? हाँ, चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या अवतल हो, चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। एक चतुर्भुज बनाना है आपको, आगे इसी में है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो। तो एक ऐसा चतुर्भुज यहाँ पे बना देंगे हम, रफली बनाएंगे बिना नाप से, कच्ची आकृति। तो यहाँ पे देखना इस तरह से आप लोग स्केल की सहायता से पेंसिल से ये बना दो। ये एक अवतल, इसके नीचे लिख देंगे हम अवतल चतुर्भुज। इसके चारों जो अंतःकोण है ना, इनका योग 360 डिग्री होगा। इस तरह से हमारा ये थर्ड सवाल कंप्लीट होता है। फोर्थ सवाल देखो, चौथा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसमें दिए तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखना है, एक तालिका दी हुई है, सवाल नंबर 4 है। इसमें इस तरह से एक तालिका दी हुई है, ध्यान से समझना। एक मैं बता देता हूँ, एक दो, उसके बाद में आप खुद करें। जैसे यहाँ पे आकृतियाँ दे रखी है, आकृति में सबसे पहले है एक त्रिभुज, दूसरी आकृति है हमारे पास चतुर्भुज की है, तीसरी आकृति है पंचभुज की, इस तरह से, और अंतिम आकृति है हमारे पास शतभुज की। छह, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये हमारे पास तालिका दी हुई है। अब यहाँ पे इनमें भुजाओं की संख्या दे रखी है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 है। और यहाँ पे इसका कोणों का योगफल दिया है, कोणों का योगफल। सबसे पहले इसका 180 डिग्री दिया है। अब आगे वाले देखो, आपको स्वयं को निकालना है, कैसे निकालना है वो समझिए। सबसे पहले ये त्रिभुज है, 3 भुजा है इसमें, और इसका सूत्र यहाँ पे होता है, जब भी किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का हम योगफल निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। यहाँ पे n का मान, n का मतलब भुजाओं की संख्या होती है, तो n का मान यहाँ पे 3 है, 3 - 2 गुणा 180। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 गुणा 180 आ गया, बराबर 180। अब यहाँ पे देखो एक त्रिभुज था तो 1 गुणा 180 आ जाएगा। इसी तरह से इस आकृति को पहले त्रिभुज में बांट लो और n-2 गुणा 180 वाला सूत्र लग जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों में बांटते हैं तो ये लो, 2 त्रिभुजों में, इस तरह से भी बांट सकते हो आप, 2 ही त्रिभुज बनेंगे। तो इसमें डायरेक्ट 2 गुणा 180 आएगा। चेक करते हैं, n-2 गुणा 180, n का मान यहाँ पे 4 है, -2 गुणा 180, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 गुणा 180 बराबर 360। ये रहा। इसी तरह से इसमें चेक करते हैं तो 5 भुजाएं, पहले त्रिभुज में बांटेंगे तो देखो एक त्रिभुज ये बन गया है और दूसरा तीसरा ये बन गया, 1 2 3। इस तरह से त्रिभुजों में इस आकृति को हमने बांट दिया है। कितने त्रिभुज बने इसमें? 1 2 3 बने, तो इसका हो जाएगा 3 गुणा 180, 540 डिग्री का होगा। इसको त्रिभुज में बांटते हैं तो देखो 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में ये 3 4,
1 2 3 4 त्रिभुज में बट गया है, तो 4 गुणा 180 कर दो आप। जितने त्रिभुज में ये आकृति बढ़ती है उसको 180 से गुना कर दोगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों गुणों का योग होता है 180। तो ये 4 त्रिभुज में बटा है तो 4 से गुना करवा दो और ये आया है 720 डिग्री। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। और आगे डिटेल से दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो आप सूत्र में लेकर, n-2 गुणा 180, यानी कि ये सूत्र मैंने लिखा दिया इसमें। उसके बाद में 5वां सवाल देखिए, समबहुभुज क्या है, समबहुभुज किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिखनी है आप। तो समबहुभुज की परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है, वो यहाँ पे लिखनी है आपको। पांचवा सवाल है समबहुभुज, इसकी परिभाषा आप लोग स्वयं लिखेंगे, लिखा दिया है। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। उसके बाद में एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, अब समबहुभुज का नाम बताना है आपको जिसमें पहला है इसमें 3 भुजाओं वाले, 3 भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम। इसके आगे लिखना आपको समबाहु त्रिभुज या सम त्रिभुज भी बोल सकते हो। दूसरा दिया है इसके अंदर जिसमें 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम। अब यहाँ आपके दिमाग में 2 बातें आएगी, 2 आकृतियां सामने आएगी, एक तो वर्ग आएगा और एक चतुर्भुज आएगा। जबकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे समबहुभुज में एक नियम और होता है, जितनी भुजाएं समान हैं उतने उसके कोण भी समान होने चाहिए। तो आपके दिमाग में मान लो एक तो वर्ग आ जाए, एक समचतुर्भुज दिमाग में आ जाए, तो समचतुर्भुज में भी 4 भुजा समान होती है और वर्ग में भी, लेकिन समचतुर्भुज के चारों कोण समान नहीं होते हैं, इसलिए समचतुर्भुज यहाँ से बाहर हो जाएगा और केवल इसमें वर्ग बचेगा। उसके बाद में थर्ड हमारे पास है 6 भुजाएं हो, 6 भुजाओं वाले सम बहुभुज का नाम। तो सम तो लगाओ और 6 भुजाएं हैं तो सम षटभुज बहुभुज का नाम चाहिए। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 3.1 के 5 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के सवाल हम कल देखेंगे।